बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फ़ैमिली फ़िज़िशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ़ यूनुस। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है लोअर बैक एक यानी कमर का दर्द। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो कमर का हिस्सा है या जो लंबर रीजन है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें मसल्स होते हैं यानी अज़लात। इसके बाद इसमें लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट्स जो होते हैं वो किसी भी जो जॉइंट होता है, जो दो बोन्स आपस में जहाँ जुड़ती हैं, जैसा कि वर्टिबल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, तो उसके ऊपर जो सफ़ेद रंग का एक टिश्यू होता है, एक जो उसको जॉइंट करता है, उसको यानी ऊपर से एनक्लेव करता है, ऊपर से रैप करता है, उसको हम लिगामेंट बोलते हैं। इसके अलावा जो है वो रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं यानी जो वर्टिबल कॉलम की जो है वर्टिब्रीज़ हैं वो हैं, उनके दरमियान डिस्क्स होती हैं और नर्व्स होती हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर्स के हिसाब से हम कमर दर्द को तकरीबन 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 पे आती है कमर दर्द जो पट्ठों के खिंचाव की वजह से यानी मस्कुलर स्पैज़म की वजह से। अगर किसी ऐसी पोजीशन से आप फॉर एग्ज़ाम्पल बैठे हुए उठते हैं और पट्ठे को खिंचाव लग जाता है, या कोई ऐसा वज़न उठाते हैं, या सर्दी गर्मी की वजह से पट्ठा जो है वो खिंच जाता है, जिसको यानी उर्फ़ आम में यानी चुक पड़ना भी कह सकते हैं, तो ये मस्कुलर प्रॉब्लम होता है। दूसरे नंबर पे आता है लिगामेंट्स की इंजरी। लिगामेंट्स जो होते हैं, जो इससे पहले मैंने बताया लिगामेंट्स क्या होते हैं, अगर किसी वजह से इनको स्ट्रेच पड़े यानी ये ज़रूरत से ज़्यादा इनको खींचा जाए तो इनके अंदर इंजरी हो जाती है या ये थोड़े से तोड़ फोड़ का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में ये भी सोजश का अमल करके कमर दर्द का बायस बनते हैं। तीसरे नंबर पे जो कैटेगरी आती है वो है नर्व कंप्रेशन की, यानी जो हमारा वर्टिबल कॉलम है, जो हमारी रीढ़ की हड्डियाँ हैं, हर दो जो रीढ़ की हड्डी के मोहरे हैं उनके दरमियान डिस्क होती है। ये एक फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है और एक कुशन की तरह दो मोहरों के दरमियान ये पड़ी होती है। हर दो मोहरों के दरमियान जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे नर्व्स भी निकल रही होती हैं, जो इन डिस्क के अंदर से होके बाहर की तरफ आ रही होती हैं, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को सप्लाई कर रही होती हैं। अगर ये डिस्क वहाँ से स्लिप हो जाए, जिसको हम डिस्क प्रोलैप्स भी कहते हैं, तो ऐसी सूरत में इनका जो दो मोहरों का दरमियानी गैप है वो कम हो जाता है और वो नर्व जो अंदर से निकल रही होती है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो नर्व के ऊपर प्रेशर की वजह से जो दर्द होती है, इसको हम नर्व की वजह से जो पेन होती है वो कह सकते हैं कमर दर्द जो होती है। ये जो कमर दर्द होती है ये चूँकि इसके इस हिस्से से निकलने वाली ज़्यादा नर्व्स टांगों की तरफ जा रही होती है, तो इसकी पेन जो है वो टांगों की तरफ जा रही होती है। इसी की एक कैटेगरी जो है वो शियाटिका यानी अर्गन निसा या लंगड़ी का दर्द, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। चौथे नंबर पर जो कैटेगरी कमर दर्द की है वो हड्डियों की वजह से, यानी जो हड्डियों के मोहरे हैं, वर्टिब्रीज़ हैं, उनकी अपनी अगर कोई डिज़ीज़ हो, मसलन ऑस्टियोमाइलिटिस हो, उनकी इन्फेक्शन जो है पुरानी, या कोई ट्यूबरकुलोसिस हो, टीबी की वजह से हड्डियों की टीबी जो होती है, या इसकी जो डिजनरेटिव चेंजेस आ रही होती हैं, कोई भी ऐसी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो कि हड्डी की वजह से हो, या बोन पेन जो जैसे ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह में कैल्शियम कम होने की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से जो हड्डियों के मसाइल होते हैं उनकी वजह से जो कमर दर्द होती है वो इस कैटेगरी में फ़ॉल करती है। पाँचवें नंबर पर जो कैटेगरी है वो है जनरल डिजीज़ में होने वाली कमर दर्द। मसलन किसी को अगर नज़ला ज़ुकाम, खांसी या बुखार या ऐसी सूरत में सर दर्द हो रहा है, बॉडी इचेज़ हो रही हैं, जिस्म में दर्द हो रही है, टांगों में दर्द हो रही है, तो इसके साथ साथ कमर दर्द भी होती है। तो ये जनरल डिजीज़ में जो होने वाली जो कमर दर्द है वो इस कैटेगरी में फ़ॉल करती है। कमर दर्द को एक और तरह से भी क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी एक्यूट बैकएक और क्रॉनिक बैकएक। यानी जो एक्यूट का मतलब होता है सडनली अपीयर होने वाली, जैसा कि चोट लग गई, खिंच लग गई, या कोई वज़न उठाया तो उसकी वजह से
या मस्कुलर स्पैज़म, ये सारी एक्यूट में आती हैं। क्रोनिक जो होती है वो महीनों और सालों पुरानी होती है, कमर में दर्द रहती है, वो ऐसी किसी डिज़ीज़ की वजह से भी हो सकती है या जो डिस्क प्रोलैप्स है उसकी वजह से भी हो सकती है। तो ये एक दूसरी कैटेगरी है, यानी एक्यूट और क्रॉनिक, इस तरह से भी हम कमर दर्द को क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके बाद जो कैटेगरी ख़तरनाक हो सकती है या जिसको हम कह सकते हैं कि जो ज़्यादा तवज्जो तलब है, वो हो सकती है कि ऐसी कमर दर्द जो टांग की तरफ जा रही हो, किसी एक तरफ टांग में जा रही हो। इसका मतलब ये है कि वो नर्व कंप्रेशन उसमें हो रही है। तो ऐसी सूरत में हम देखेंगे कि वो टांग में कहाँ तक जा रही है, टांगों का सुन्न होना या मुसलसल दर्द होना, या इसके अलावा फिर अगर उसमें कोई ऑटोनोमिक कंट्रोल ख़त्म हो रहा है, मसलन जो है यूरिन पास करने में, फीसेस पास करने में, यानी पेशाब खाने के ऊपर अगर कंट्रोल ख़त्म हो रहा है, तो ऐसी सूरत में इसको प्रॉपर्ली डायग्नोस करना ज़रूरी होता है, चूँकि इसके ख़तरनाक कंसिक्वेंसेस होते हैं। कमर दर्द की तशख़ीस के लिए कि ये कौन सी कैटेगरी की जो है वो बैकएक हो रही है, इसके लिए सबसे पहले तो प्रॉपर हिस्ट्री लेना, यानी मरीज़ से मुकम्मल तफसील लेना। नंबर 2 उसका एग्ज़ामिनेशन, अच्छी तरीके से मरीज़ को एग्ज़ामिन किया जाए। और नंबर 3 जो होती हैं वो लैब इन्वेस्टिगेशंस हैं। इसमें एक तो रूटीन की लैब इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसा कि ब्लड सीपी है, रूटीन का ईएसआर है, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स हैं, ताकि पुरानी इन्फेक्शंस को देखा जा सके। इसके अलावा रूटीन में एक्सरे लंबर रीजन जो है वो भी करवाया जाता है, ताकि बोन्स की असेसमेंट की जा सके, बोन डेंसिटी को उसमें देखा जा सके, दो मोहरों के दरमियान गैप्स किसी हद तक वो उसमें असेस हो जाते हैं। इसके अलावा जो लंबर रीजन का जो खम होता है, यानी उसका कर्वेचर, वो भी एक्सरे से पता चल जाता है कि ये नॉर्मल है या बिल्कुल वो स्ट्रेट हो गया हुआ है। इसके बाद एमआरआई हम करवा सकते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं। ये ज़रा डिटेल्ड उसकी स्टडी होती है, जिसमें बाकायदा ये नर्व कंप्रेशन और डिस्क प्रोलैप्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें डायग्नोज हो सकती होती हैं। बोन स्कैन एक बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन है ओस्टियोपोरोसिस को डायग्नोज करने के लिए। कमर दर्द के इलाज की अगर हम बात करें तो ये भी इन्हीं कैटेगरीज़ के हिसाब से डायग्नोज करने के बाद हम उसका इलाज करेंगे। मस्कुलर स्पैज़म है तो उसमें पेन किलर्स, दर्द की जो मेडिसिन होती हैं, जैसा पैरास्टामोल है, आइबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सन है, डाइक्लोफेनेक सोडियम है, इनमें से कोई एक जो अप्रोप्रिएट सूटेबल हो वो इस्तेमाल करवाई जाती है। साथ में मसल रिलैक्सेंट्स, तो और इसके अलावा हॉट फोमेंटेशन यानी गर्माइश देना, ज़रूरत पड़ने पर जो है वो मसाज भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है वो फिज़ियोथेरापी भी हम इससे एडवाइस कर सकते हैं। लिगामेंट स्ट्रेच वाली जो बैकएक है वो थोड़ी प्रलॉन्ग होती है, चूँकि लिगामेंट रिपेयर बहुत स्लो होता है। ये ऐसा टिश्यू होता है बॉडी के अंदर, ये जिसको हम जिस तरह मोच आ जाती है तो ये चीज़ थोड़ा सा टाइम लेती है। तो इसमें प्रॉपर रेस्ट, पेन किलर्स और फिज़ियोथेरापी ये करवाई जाती है। डिस्क प्रोलैप्स अगर ये डायग्नोज होता है तो उसके लिए भी फिज़ियोथेरापी और मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसा ये जो लंबर बैक सपोर्ट बेल्ट एक ख़ास किस्म की होती है, वो एडवाइस की जाती है। और अगर मसला बहुत ज़्यादा हो तो इसके लिए सर्जरी भी एडवाइस की जाती है। आजकल एक और तरीका भी एडवाइस किया जाता है जिसको हम टेंस बोलते हैं, यानी ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। ये छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसमें से बड़ा माइनर सा जो एक करंट होता है या बिजली के जो एक वेव होती है, वो बॉडी के मुख्तलिफ़ हिस्सों से या बैक के एरिया से उसको गुजारा जाता है। और उसकी वजह से ये क्लेम किया जाता है कि बहुत सारे जो ऐसे हार्मोन्स जैसे एंडोर्फिन्स वो स्क्रीट होते हैं, जिनका यानी बहुत अच्छा पेन किलिंग इफ़ेक्ट होता है। और लास्ट में जो बैकएक की काइंड है जो यानी किसी डिज़ीज़ की वजह से होती है, मसलन नज़ला ज़ुकाम खांसी में जो एसोसिएटेड उसकी जो बैकएक का प्रॉब्लम होता है, उसके लिए बैकएक की अलग से ट्रीटमेंट करना ज़रूरी नहीं होता। जब आप उसकी डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट करते हैं तो जब डिज़ीज़ ठीक होती है तो उसके साथ ये कमर दर्द भी ठीक हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके।
चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।